नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में यूसीसी पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा 2022 के चुनाव में जनता से यह वादा किया था कि मेरी सरकार यूसीसी कानून लेकर आएगी और अब सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। सारी औपचारिकता पूरी कर विधानसभा में उसे पारित कर दिया गया है। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने यूसीसी को लेकर मंजूरी दी है। तो 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री ने जो वादा जनता से किया था कि वो उत्तराखंड में नागरिक समान संहिता लेकर आएंगे, उस वादे को पूरा किया है। उत्तराखंड में अब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी गई है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी औपचारिकता के बाद लागू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता से 2022 के चुनाव में वादा किया था उन्होंने इसको लेकर, और अब उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरीतियां हैं, उन सब से निजात मिलेगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है और उन्होंने जनता से कहा है कि जो वादा उन्होंने किया था यूसीसी को लेकर 2022 के चुनाव में कि वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। विधानसभा से सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। राष्ट्रपति ने भी अब इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बिल अब उत्तराखंड में कानून की शक्ल ले चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन नेगी जुड़ गए हैं। विपिन, यूसीसी को लेकर धामी सरकार ने 2022 के चुनाव में जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया है और जनता को यूसीसी समर्पित किया है और कहा है अपना वादा उन्होंने अब पूरा कर दिया है। अब जनता की बारी है एक बार फिर से उन पर भरोसा जताने की। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से ये यूसीसी बिल को लेकर काफी समय से कई समय से एक चल रहा था कि ये यूसीसी बिल पास कराना है। यूसीसी बिल के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के जो मुखिया है, इन्होंने खासतौर से अपनी तरफ से जिद्दोजहद करके यूसीसी बिल के लिए पारित कराने के लिए इस पे कहीं ना कहीं से काफी कोशिश करी और आज ये जो बिल मुख्यमंत्री जी ने इसका बधाई दी है कि आज बिल पास हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जी ने इस बिल को पास किया, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और सबसे बड़ी बात है एक समान नागरिकता सबको मिल रही है इस बिल से। तो सब जो है बहुत बड़ी ये लहर पूरे प्रदेश में है। विपिन, एक तरफ धामी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि चुनावी समय है, इसलिए धामी सरकार इस तरीके का एजेंडा लेकर आई है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का मकसद सिर्फ वोट बटोरना है। पूजा, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष ने पहले भी इस यूसीसी बिल को लेकर काफी बवाल किया था और अभी ये यूसीसी बिल पास हो गया। लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल बराबर अभी जिस तरह से सामने नजर आ रहे हैं और लगातार इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं पहले भी अटकलें चलती थी कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। अब ये बिल जैसे ही पास हुआ तो विपक्ष ने इस चीज को बिल्कुल अपनी ओर से कहा कि लोकसभा चुनावी स्टंट है ये, और पहले क्यों नहीं हुआ। और हालांकि विपक्ष पहले भी इस चीज के लिए हमेशा क्रॉस उसमें रहता था कि आप जो है इसमें पहले क्यों नहीं बिल पास कर रहे हैं, इतना समय से
ये यूसीसी बिल के लिए अटकलें चलती रही कि ये पास हो जाएगा। तो ये अभी लास्ट में जब लोकसभा चुनाव आने वाला है और एकदम से ये जनता के लिए जो ये तोहफा मिला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि ये एक जनता को लुभाने वाली बात है, लुभाने के लिए ही तो है यूसीसी बिल पास किया है। वरना पहले अगर ये सरकार बिल पास करती तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उनके लिए कोई नया मुद्दा नहीं रहता दिखाने के लिए। तो इसलिए मामला जो है सामने नजर आया है कि यूसीसी बिल पास करने के लिए विपक्ष का कहना है कि हाँ, उनका जो है ये सारा टारगेट इसी वजह से। बिल्कुल, अब देखना होगा ये रणनीति बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित होती है आने वाले चुनाव में। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर हम आपसे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गोपेश्वर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर के मुख्य तिराहे पर अंकिता हत्याकांड का खुलासा करने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज झड़प देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई है और बीजेपी पर बड़ा आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर और तमाम चुनावी मुद्दों में जनता को उलझाकर उनका ध्यान भटकाना चाहती है। विपिन नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक तरफ कांग्रेस है जो अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठा रही है और एक तरफ यूसीसी और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। क्या कहना है, लोकसभा चुनाव में किनका जो प्रभाव है वो जनता पर प्रभावी रहेगा? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से बात करें लोकसभा चुनाव में जो है पक्ष विपक्ष की दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पलटवार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात करें, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री चमोली पहुंचे, चमोली के बाद गोपेश्वर में उनका कार्यक्रम था, जहां कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहीं ने जोरदार विरोध किया। वो कार्यक्रम एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने गए थे। उसमें कहीं ना कहीं अंकिता हत्याकांड की बात करें या अग्निवीर योजना की बात करें, तमाम मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद था, उन्होंने किसी तरह से पूरे मामले को शांत किया और जो जितने विरोध करने वाले थे उनको कहीं ना कहीं उनको शांत कराया। तो ये पूरा मामला जो है ये पक्ष विपक्ष का लगातार चलता चला जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जनता क्या मांग रही है, जनता को जो वादे किए थे वो जनता के वादे पूरे नहीं हुए। खासतौर से पहाड़ों के क्षेत्र की बात करें, विपिन, तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस काफी लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे की मांग कांग्रेस कर रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? क्योंकि अभी तक अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको सजा नहीं हो पाई है और ना ही हत्याकांड में जो दोषी है उसका नाम सामने आया है। पूजा, सबसे बड़ी बात कह दें, अंकिता भंडारी वाला हत्याकांड वाला मामला जो है आज का नहीं है, कई साल, 3-4 साल हो गए और लगातार उससे न्याय नहीं मिल पाया। और कांग्रेस के पास ये भुनाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सामने जब भी ये चर्चाएं होती हैं तो कांग्रेस में ये अपनी ओर से अंकिता हत्याकांड की बात करें या महंगाई की बात करें, तमाम मुद्दे जो हैं वो लेकर सामने आती है। और वाकई में जो दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ों के क्षेत्र की बात करें, वहां पर बेरोजगारी आज भी बराबर बनी हुई है। कई मामले ऐसे, अंकिता हत्याकांड नहीं, तमाम ऐसे मामले हैं जो आज तक कभी जो उनमें कभी न्याय नहीं हो पाया। और इन मामलों को लेकर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष अपनी ओर से विपक्ष की भूमिका लगातार निभा रहा है पूजा। और अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज विरोध हुआ है और आगे क्षेत्र में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ेंगी, तो ये विरोध और विपिन, विपक्ष अपनी पूरी भूमिका में है और कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का उन पर डंडा चल रहा है, अभी आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है प्रदर्शन करने के आरोप में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो आरोप बीजेपी पर लगाती है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, वो यहां पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वैसे भी प्रोटोकॉल में होता है। प्रोटोकॉल के साथ साथ अगर इस कार्यक्रम के दौरान कुछ भी होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी बात कर दें कि विपक्ष ने एक विरोध किया था, केवल एक प्रदर्शन किया था, उन्होंने कोई अंदर जाकर कोई कार्यक्रम के दौरान कोई किसी से कोई बदसलूकी नहीं करी थी, केवल एक बाहर से विरोध किया था। उसमें कहीं ना कहीं किस तरह से विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष है और सरकार में जो है बीजेपी सरकार है, तो उनके आधार पे कहीं ना कहीं जो है ये पूरा मामला जो है पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई करी। और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होते हुए चाहे मामले कितने थे विपक्ष के पास,
जनता साथ की, पर कहीं ना कहीं उनके साथ जो है विपक्ष वाला जो व्यवहार है वो किया गया। पूजा, विपिन, जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी प्रदर्शन के दौरान, अभी उनको छोड़ दिया गया है या फिर पुलिस हिरासत में रखा गया है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से शाम को जो हमें पता लगा था कि कार्यक्रम के बाद जो है कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया गया था और केवल वो कार्यक्रम के दौरान ही एक समय जो है उनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद छोड़ दिया। और अभी जो है वो अब उनका कहना यही था, कांग्रेस के जितने लोग थे, कि हमारा केवल एक मुख्यमंत्री जी से केवल इतना पूछना था कि जो जनता के हितों में मुद्दे हैं और जो खासतौर से अंकिता हत्याकांड हो या बेरोजगारी के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, हम उनसे केवल बात करना चाह रहे थे और उसी में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। तो जो चीज लेकर जो है कांग्रेस लगातार अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उनका कहना यही था कि हमने केवल ये बातें रखी हैं जिनको लेकर जो है इन्होंने बिल्कुल, यानी कह सकते हैं एक तरफ विपक्ष तमाम चुनावी मुद्दे उठा रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को भुनाने की कोशिश में हर राजनीतिक दल है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे जुड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की है। गणेश गोदयाल ने कहा कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन कार्यकर्ता हर जगह तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में पूरा सहयोग करेंगे। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। से ही ये बात आम लोगों को पता चली कि 3 टिकट डिक्लेयर हुए हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। मैं स्वयं इस बात से बहुत उत्साह का संचार मुझ में हुआ है कि कल जैसे ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मेरा नाम आया, तमाम चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र हो, वहां से लेकर रामनगर तक और कोटद्वार से लेकर यहाँ नरेंद्र नगर और देवप्रयाग और तमाम पौड़ी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से कार्यकर्ताओं का इस रूप में संदेश न आया हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ मीडिया के साथी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपने कल सुबह चुनाव लड़ने के लिए मना किया। मैं इस बात को अपने भाइयों से मुझे साझा करने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला अगर करना है तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनके धन बल का मुकाबला कर सकूं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, विपिन नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश गोदयाल ने गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की है। कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा खतरा है या उसके लिए कितना बड़ा ये अभाव रहेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से पौड़ी की बात करें, खासतौर से गणेश गोदयाल जो है एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं गणेश गोदयाल कांग्रेस से। सबसे बड़ी बात उसने असमर्थता इसलिए दिखाई है क्योंकि बीजेपी के अंदर एक सबसे बड़ी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धन और बल से जो है ये लोग सामने आते हैं और वो उस तरह से असमर्थ अपने आप को बता रहे हैं। पर वो पौड़ी जो क्षेत्र है, पौड़ी क्षेत्र में जो जनता कहती है कि क्षेत्र में विकास कार्य जो है बहुत कम हुए हैं और बीजेपी की ओर से अगर जो विकास कार्य नहीं हुए, कांग्रेस पे अगर जो कांग्रेस कार्य कर रही है या कांग्रेस आगे वादे कर रही है तो लोकसभा में किस तरह से उसको बुलाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है गणेश गोदयाल अपने आप को माप रहे हैं और संसाधनों की जो बात जा रही है। हालांकि ऐसा है कि कांग्रेस भी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है, इतनी पिछड़ी पार्टी नहीं है जिस पर फंडिंग की कमी हो। तो कहीं ना कहीं गणेश गोदयाल की इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये राजनीति कोई स्टंट है या क्या है कि गणेश गोदयाल ने एकदम से नाम वापस लेने की बात कही है और कि उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूं और मैं नहीं लड़ सकता। तो आखिर इसका कारण जो है अभी हालांकि क्या सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी कोई एक नई रणनीति भी सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात पूजा बताएं आपको कि चाहे धन बल की बात करें तो कांग्रेस या बीजेपी दोनों पार्टी देश में सबसे नंबर 1 पे है और उत्तराखंड में भी बात करें तो उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं फंडिंग के मामले में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। तो पूजा इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि गणेश गोदयाल किसी चीज को लेकर कुछ
चिंतित हैं, जिसको लेकर इन्होंने जो इतनी बड़ा फैसला लिया कि पौड़ी में असमर्थ हूँ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी। हालांकि आगे वाले समय में पता चल जाएगी कि आखिर खास वजह क्या है और आखिर गणेश सिगोदियाल क्यों नहीं लड़ना चाहते और उनके बदले अगर कोई नया चेहरा आता है तो क्या आता है। जी बिल्कुल विपिन, देखना होगा कि अब इस सीट पर क्या उनकी जगह कोई नया चेहरा आता है और गणेश गोदियाल के चुनाव ना लड़ने के पीछे क्या कुछ बड़ा कारण सामने निकल कर आता है। बने रहिए आप हमारे साथ। हरिद्वार में मुख्यमंत्री की बैठक से पहले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जी हां, हंगामा हुआ। बताया जा रहा है हरिद्वार बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील गोयल डाम कोठी में हो रही बैठक में पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की की और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, यह अभी तक सामने नहीं आया है। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान भी पुलिस प्रशासन से नाराज दिखाई दिए हैं, तो पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगा है। विपिन नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री की बैठक से पहले ये बड़ा हंगामा देखने को मिला है। विपिन, क्या कुछ इसके पीछे का कारण नजर आ रहा है? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से एक बहुत अहम बैठक मानी जा रही थी और इस बैठक में जिस तरह से ये धक्का मुक्की हुई और खुद ही बीजेपी के जो बड़े जो जाने माने हरिद्वार के चेहरे हैं उनके साथ ये एक गलत व्यवहार हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। आदेश चौहान एक बड़े कर्मठ जो है विधायक कहलाते हैं और बादराबाद क्षेत्र से वो हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एक उनकी सोच है कि ऐसा पुलिस का जो रवैया था वो गलत था और इनका ऐसा रवैया करके बैठक में हम लोग, हालांकि कुछ ऐसा बैठक में कोई डिस्टर्बेंस करने नहीं जा रहे थे, कोई गलत हमारी कोई संवेदना नहीं थी, पर इस तरह से हमारे साथ एक घृणापूर्वक। विपिन, क्या इस मसले पर पुलिस के आला अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है कि आखिर उन्होंने, पुलिस कर्मियों ने ऐसी अभद्रता क्यों की है विधायक के साथ? जी बिल्कुल, जब अधिकारियों से इस बारे में हमने जानना चाहा तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है इस बात से अपनी बात को छुपाते चले गए और कहीं ना कहीं इस बात को जो है बताने से साफ इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं बचते नजर आए। तो हम लोग भी इसमें बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतना बड़ा इनके साथ जो एक व्यवहार किया गया, क्योंकि विधायक भी वही है, क्षेत्र के नेता भी वही हैं और बड़े बड़े अगर चेहरे जो है उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया गया है तो फिर अहम बैठक में जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? आखिर उन्होंने पुलिस अपने प्रशासन को इस तरह का व्यवहार होने से क्यों नहीं रोका या क्या वजह रही? इसकी बातें हालांकि एक आध दिन में सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी हालांकि पुष्टि अभी बताते हुए बच रहे थे पूरे मामले को, पर अभी कुछ दिन में इस चीज की बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर कारण क्या रहा है और आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। बिल्कुल विपिन, देखना होगा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने रहिए आप हमारे साथ। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा अधिकारियों के साथ उन्होंने फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, बता दें आपको कि सोमवार को शिक्षा मंत्री दोनों देशों के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहीं राज्य के अधिकारी वहां यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि राज्य में शिक्षा के हालात बद से बदतर हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा सिर्फ विदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है और वहीं एक तरफ मैदानी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वो भी जर्जर हो चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्कूल की संख्या काफी कम है। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री पहले ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को ठीक करें, उसके बाद वो विदेश की शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर लेकर आए। पहले जो बेसिक शिक्षा की जरूरत है उत्तराखंड के बच्चों को, वो उनको प्रदान करें शिक्षा मंत्री, उसके बाद विदेशी प्रणाली को यहां पर लागू करने के बारे में सोचें। तो शिक्षा को बेहतर बनाने की कवायद पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा अधिकारी विदेश जाएंगे। शिक्षा की हालत वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत खराब है। तमाम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो है बंद हो रहे हैं। स्कूलों में जो है भवन बहुत जर्जर हालत में है और वहां बच्चों के पढ़ने के लिए फर्नीचर नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया पुलिस और चुनाव के लिए वाहनों की संख्या मिल चुकी है। इसके साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और सर्विलांस की टीमों के लिए भी पर्याप्त वाहनों की डिमांड परिवहन विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में 850 वाहनों की डिमांड की गई है। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जो अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है टोटल पुलिस की भी और इलेक्शन के लिए भी हमारे सेक्टर जोनल जितनी भी हमारी जो है
टीमें लगी हुई, सर्विलांस की टीमें लगी। तो ये करीब 850 गाड़ियों की डिमांड है हमारी, और हमने उसमें हम 20% रिजर्व भी उसमें रखेंगे। तो गाड़ियाँ हमारी मैक्सिमम गाड़ियों की हमने तैयारी कर ली है, और अभी तक हम लोगों ने जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को है, और जो अन्य अभी इलेक्शन सामग्री को लाने ले जाने के लिए 110 गाड़ियों को हमने रखी। उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला में उद्यान विभाग की पहल पर तैयार किए गए कैलेंडर का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारीगण यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ उत्तराखंड राज्य में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। कृषकों को आर्थिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है, और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां हम 50,000 पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं, एप्पल मिशन में 800 करोड़ की व्यवस्था हमने की है, न्यूट्रिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। और अक्सर देखने में आता है कि बीज जो है किसान के प्राण होते हैं, पौध किसान के प्राण होते हैं, और बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले, और जिसकी वजह से मैं कहूं कि किसान की एक तरह से हत्या सी हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर ऊधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर में पहुंचे। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने यहां पर करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान बाजपुर में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, जहां पर भारी संख्या में लोगों का उत्साह देखने को मिला। सभी ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में भू माफियाओं के रेलवे नजूल वन भूमि को खुर्द-बुर्द कर स्टाम्प पेपर बेचने के मामले में सुनवाई की। मामले में दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि 8 से 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में 9 अप्रैल तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई भी 9 अप्रैल को ही होगी। हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था, गफूर बस्ती में रेलवे भूमि, गोलापार गौजाजाली में वन और राजस्व भूमि को भू माफियाओं ने खुर्द-बुर्द कर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर बेच दिए। जिन लोगों को ये जमीनें बेची गई वो उत्तराखंड के मूल स्थायी नागरिक नहीं हैं। ये लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ समय बाद कॉमन सर्विस सेंटर इनके मतदाता पहचान पत्र बन गए। जब इसकी शिकायत प्रशासन मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई तो भू माफियाओं ने याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार इन लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसका भार स्थायी लोगों पर पड़ रहा है। इसकी वजह से स्थायी नागरिकों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जाए। सरकारी भूमि पर अवैध ढंग से बसे लोगों के दस्तावेजों की जांच भी कराई जाए। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।